चलो, अब जो है सो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक ना, कि गॉस लॉ का क्या क्या उपयोग है। पिछले दिन गॉस लॉ पढ़े थे, उसमें कुछ चीजें हम आपको बताई थी भी। तो गॉस लॉ में भाई इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्या पढ़े थे? ई डॉट डी एस, यही पढ़े थे। अच्छा, ये जो गॉस लॉ वैलिड था वो किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। तो जब भी दोस्त क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इस इंटीग्रेशन को एगो चूड़ी पहना देते हैं। समझ में आ रहा है बात? इस इंटीग्रेशन पे एक सर्कल लगा दोगे, इसका मतलब हो जाता है क्या? क्लोज सरफेस के लिए। तो इसको देख करके कहीं भी घबराना नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा सर्कल लगा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? क्लोज सरफेस के लिए हो रहा है। क्लियर है बात? दूसरा बात, फाई बराबर क्या पढ़े थे? गॉस लॉ कहा था कि क्यू इनसाइड की सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है? बाई एप्सिलॉन। अच्छा देखो, तो अगर दोनों को मैं मिला करके लिखूं तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और यही ई डॉट डी एस बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो कोई दिक्कत? देखो, दोनों फाई के बराबर में, फाई के बराबर में ईडीएस भी और फाई के बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी। इतना चीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज से जो हम लोगों को टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। ठीक ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और बनते भी बहुत आसानी से हैं। गॉस के नियम का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा जरा सा। इसमें हम लोग कुछ नया नया टर्म पढ़ेंगे, कुछ नया नया पहले टर्म पढ़ेंगे। तो देखो कि हम लोग तीन तरह का आवेश का वितरण पढ़े थे। कि एक पहला ये हो सकता है जो रैखिक हो सकता है, रैखिक आवेश वितरण। तो ये रैखिक आवेश वितरण जो होता है भाई, ये क्या होता है कि कोई आपके पास क्या रहेगा? एक रैखिक छड़ रहेगा और इस रैखिक छड़ पर एक समान रूप से क्या रहेगा? आवेश का वितरण रहेगा। ठीक ना, रैखिक छड़ पर क्या रहेगा? एक समान आवेश का क्या रहेगा? वितरण रहेगा। रैखिक छड़ का मतलब कोई भी तार रहे, कोई भी रॉड रहे, ये सब कैसा बॉडी है? रैखिक है, लीनियर बॉडी है। तो लीनियर बॉडी पर जब चार्ज देते हैं तो इसे वितरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण। बात समझ में आ गया? लिखने का जरूरत नहीं है, किसी परीक्षा में भी नहीं पूछता है। बस इतना सीख के रखिएगा कि रैखिक आवेश पर जब हम लोग, रैखिक वस्तु पर जब हम लोग आवेश रखते हैं एक समान रूप से, तो इसी आवेश के वितरण को क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण। और इसके लिए एक टर्म आता है जिस टर्म का नाम क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना, ये पहले भी पढ़े हुए हो। रैखिक आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कभी पढ़े हुए हो? लैम्डा कभी पढ़े हुए हो कि नहीं? लैम्डा, लैम्डा पढ़े हुए हो? ये क्या होता है कि प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश का परिमाण होता है उसे ही क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। क्या? कि प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का परिमाण, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का परिमाण जो होता है वही क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश का परिमाण रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। परिमाण क्या कहलाता है भाई? रैखिक आवेश घनत्व। अब देखो कि इस रैखिक आवेश घनत्व में, इस रैखिक आवेश घनत्व में, इस रैखिक आवेश घनत्व में मान लीजिए, मान लीजिए क्या कि ये जो रॉड है, इस रॉड की लंबाई है कितनी? L, और इस पर जो आवेश है वो है कितना? Q। तो आप ध्यान से देखिए कि L लेंथ पर जो आवेश है वो कितना है? Q। तो इकाई लंबाई पर जो आवेश होगा वो कितना? Q बाय L, है ना। तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर जो लिखेंगे वो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे? कुल आवेश। ठीक ना, कुल आवेश बट्टा क्या? लंबाई। ठीक ना, जिस पर आवेश है उसका क्या? लंबाई। और इसी को अगर ध्यान से दिखोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना लिखोगे? Q बाई L।
अच्छा ध्यान से देखो भाई, तो ध्यान से देखो कि ये आवेश क्यू, ये वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। लंबाई वेक्टर है कि स्केलर है? दो स्केलर को भाग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा स्केलर की वेक्टर स्केलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रैखिक आवेश घनत्व है भाई साहब, सीधे लैम्डा लिखते हैं, ठीक ना? इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, सीधे लिखते हैं लैम्डा। चलो देखो, सीधे लिखेंगे कि लैम्डा कैसा राशि है? अदिश राशि है, ठीक ना? लैम्डा कैसा राशि है? अदिश राशि है। क्यों? कि जो आवेश है और जो लंबाई है ये दोनों ही अदिश राशि है, और दोनों का जब हम लोग भाग करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अदिश मिलेगा। इसका मतलब लैम्डा कैसा राशि है? अदिश राशि। अच्छा, जरा सा बात करिएगा मात्रक का। तो लैम्डा का मात्रक यानी कि रैखिक आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो ध्यान से देखिए। ऊपर चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। और नीचे मीटर है तो मीटर, यानी कि कूलम प्रति मीटर। तो भाई साहब जो इसका मात्रक लिखोगे, इसका मात्रक क्या लिखोगे? कूलम प्रति मीटर होता है। अगर तुमसे कोई आदमी पूछ दे कि लैम्डा का बीमा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है, तो लैम्डा का बीमा तुम सीधे सीधे क्या लिखोगे कि देखो लैम्डा बराबर लिखे हो कितना? क्यू बट्टा एल, है ना? इसका मतलब जो लैम्डा का बीमा होगा वही क्यू बट्टा एल का भी बीमा होगा। लैम्डा का बीमा हमको निकालना है, क्यू का बीमा आपको पता है कितना होता है, और लंबाई का बीमा कितना होगा? भाई साहब इस एल को ऊपर ले जाओगे तो एल का पावर -1 हो जाएगा कि नहीं? नीचे है पावर 1, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? टी का पावर 1 है ऊपर ही है, और ए का पावर 1 है ये ऊपर ही है। मतलब अगर लैम्डा का कोई आदमी तुमसे डायमेंशन पूछे तो लैम्डा का डायमेंशन क्या कहोगे? L-1 T A। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो कि जब एक समान वितरण रहेगा, ठीक ना, आवेशों का एक समान वितरण रहेगा तो लैम्डा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। आवेशों के एक समान वितरण के लिए, आवेशों के एक समान वितरण के लिए, एक समान वितरण के लिए लैम्डा का मान नियत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा सा ध्यान से देखिए, कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये एक रॉड है और इस रॉड पे एक समान आवेश वितरण है, मतलब हर जगह जो है सो इसका डेंसिटी एक जैसा है। अब सुनिए ध्यान से कि अगर हम यहाँ का 1 मीटर उठाएंगे तब जितना चार्ज रहेगा, यहाँ का भी 1 मीटर उठाएंगे तो उतना ही चार्ज रहेगा, यहाँ का भी 1 मीटर उठाएंगे तो उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब भाई प्रति इकाई लंबाई में हर एक जगह जो आवेश का परिमाण है वो कैसा है? समान है। तो प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश का परिमाण होता है उसे ही तो लैम्डा कहते हैं, उसे ही तो रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और रैखिक आवेश घनत्व का परिमाण हर जगह कैसा आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब लैम्डा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद एक क्या आता है? इसके बाद एक दूसरा जो आता है, इसका नाम है क्या? सतहीय आवेश वितरण, ठीक ना? क्या है? सतहीय आवेश वितरण। देखो इस सब का नाम जो है सो हिंदी में किताबों में मिल सकता है अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कि इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहेगा, ठीक ना? क्या रहेगा इसमें? आवेश जो है वो किसी सतह पर, आवेश किसी सतह पर, आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। अब देखो कि एक समान रूप से वितरित रहने का मतलब क्या? एक समान रूप से वितरित रहेगा। अब देखिए इसमें ध्यान से कि एक समान रूप से वितरित रहने का मतलब क्या हुआ? कि एक समान रूप से वितरित रहने का मतलब हुआ ये कि कोई सतह है, मान लो कि ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड कैसा है? एक सतह है, और इस सतह पर आवेश हम बांट दिए एक समान रूप से। तो इस तरह के वितरण को जो हम लोग बोलेंगे वो कैसा वितरण बोलेंगे? सतहीय आवेश वितरण बोलेंगे। क्या? कि कोई भी एक सतह रहेगा, सीट जैसा रहेगा। ये क्या है? एक सीट है, 3 डायमेंशनल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है। ध्यान हमेशा ये देना है, रेक्टेंगल रह सकता है, सर्कुलर सीट रह सकता है, कैसा भी सीट रह सकता है।
इस सीट के बारे में आपको पता है क्या कि इस सीट का जो एरिया है वो कितना है, ए। इस सीट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए। और इस पर एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज अगर वितरित है तो इस वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे, सतहीय आवेश वितरण बोलेंगे। इस तरह के वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे, सतहीय आवेश वितरण। और इसके लिए एक टर्म आता है सतहीय आवेश घनत्व, ठीक ना। इसके लिए एक टर्म क्या आता है, इसके लिए एक टर्म आता है सतहीय आवेश घनत्व। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सब बहुत आसान ही चीज है। देखो कि लीनियर में पढ़े थे क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई में आवेश। यहां पढ़ेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, सतहीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। किस चीज से, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर जो होता है ये होता है कुल आवेश का परिमाण, कुल आवेश का परिमाण, कुल आवेश का परिमाण बट्टा सतह का क्या, क्षेत्रफल, बट्टा सतह का क्या, क्षेत्रफल। तो हमेशा ये चीज तुम याद रखोगे क्या भाई कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश का जो परिमाण होता है उसे ही क्या कहते हैं, सतहीय आवेश घनत्व। तो सर ये लिखे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, आवेश का जो परिमाण होता है इसी को क्या बोलेंगे भाई साहब, इसी को बोलेंगे क्या, सतहीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर कुल आवेश का परिमाण बटा सतह का क्षेत्रफल। अब देखो कि अगर सिग्मा बराबर लिखोगे तो कुल आवेश है कितना उस पर, क्यू। मान लो इस पर जो कुल आवेश है वो है कितना और इसका क्षेत्रफल है कितना, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ क्यू कैसा, स्केलर की वेक्टर, यहाँ ए कैसा, एरिया स्केलर। केवल गॉस लॉ में जो एरिया लेंगे उस एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करेंगे। एरिया जनरली कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब दोनों स्केलर है भाई तो सिग्मा भी कैसा होगा, ठीक है। इसका मतलब सिग्मा भी स्केलर होगा तो आप सीधे लिखेंगे कि जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो आपका सतहीय आवेश घनत्व है, जो आपका सतहीय आवेश घनत्व है, ये सतहीय आवेश घनत्व जो होगा ये कैसा राशि होगा, अदिश राशि है, ठीक ना। कैसा राशि है, अदिश राशि। अब देखो ध्यान से कि जब ये अदिश राशि है भाई साहब तो इस पर एक चीज जरा सा ध्यान से देखो, इसका मात्रक का बात करेंगे तो ऊपर में क्या, चार्ज, चार्ज का मात्रक क्या, कूलम। और नीचे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर एसआई मात्रक लिखेंगे तो कितना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा का एसआई मात्रक, सिग्मा का एसआई मात्रक जो होगा वो एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अच्छा, अगर सिग्मा के बीमा का बात करें, है ना, अगर सिग्मा के बीमा का बात करें तो देखो सिग्मा बराबर क्या पढ़े हो, क्यू बट्टा ए। तो जो भाई साहब सिग्मा का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्यू बट्टा ए का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो कि सिग्मा के डायमेंशन के लिए तुमको चार्ज का डायमेंशन पता है कितना होता है और एरिया का डायमेंशन तुमको पता है कितना होता है, L2, है ना। क्यों कि किसी भी चीज का एरिया लिखो L और ये B तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे, ये लेंथ भी लेंथ और ये ब्रेथ भी क्या, लेंथ। मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ का पावर कितना, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा। अब सिग्मा को ऊपर लेके जाओ L को, तो कितना हो जाएगा, L माइनस टी को पहले लिखो ए को बाद में लिखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। यही हो जाएगा क्या, सिग्मा का डायमेंशन। अब देखो कि एक समान आवेश वितरण के लिए यहाँ 1 मीटर स्क्वायर में जितना आवेश रहेगा अगले 1 मीटर स्क्वायर में भी उतना ही, अगले में भी उतना ही, क्योंकि हर जगह एक जैसा वितरण किया हुआ है। मान लो कभी देखे हुए हो खेत में गेहूं छींटते हुए या धान छींटते हुए, बीज डालते हुए, तो लोग प्रयास क्या करता है कि एक समान रूप से वितरण हो। तो एक समान रूप से वितरण होगा तो पौधा कैसा आएगा, यूनिफॉर्म बाहर आएगा, हर जगह एक जैसा नहीं। तो कहीं पर एक मुट्ठी डाल दे, कहीं पर डाले ही नहीं,
तो क्या होगा, एक जगह बहुत ज्यादा पौधा दिखेगा, एक जगह क्या दिखेगा, खाली। लेकिन अगर एक जैसा वितरण किया हुआ है तो हम कहीं भी इतना दूर में देखेंगे तो पौधा क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। इसका मतलब हर जगह पर घनत्व कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये चीज हमेशा डिस्कस करके रखना है क्या, कि एक समान वितरण के लिए, यहाँ पर भी एक समान आवेश वितरण के लिए क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक समान आवेश वितरण के लिए, एक समान आवेश वितरण के लिए सिग्मा का मान नियत होता है। सिग्मा का मान क्या होता है, नियत होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि एक आवेश वितरण है क्या, एक आवेश वितरण है जिसको आप बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वाला वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये देखो ध्यान से। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं आयतनीय आवेश वितरण। ठीक ना, क्या, आयतनीय आवेश वितरण। अब देखो कि किसी थ्री बीमीय सॉलिड का जो है, कोई बॉडी अगर सॉलिड बॉडी रहेगा तो उसका वॉल्यूम होता है, चाहे वो कोन रहे, चाहे वो सिलेंडर रहे, चाहे वो क्यूब रहे, चाहे वो क्यूबॉइड रहे, चाहे कैसा भी बॉडी रहे, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर किसी त्रिविमीय बॉडी पर एक समान रूप से आवेश वितरित रहेगा, जैसे कि मान लो कि एक ये सॉलिड मैं क्यूब बनाता हूं, एक मैं सॉलिड क्यूब बनाता हूं, और ये सॉलिड क्यूब पूरा भरा हुआ है, ये सॉलिड क्यूब जो है ये पूरा एक दूसरे से भरा हुआ है, और इस पर अगर मैं पूरा आवेश भर दूं, इस पर मैं पूरा क्या करूं, आवेश भर दूं, अंदर बाहर सब जगह, इसके सतह पर भी आवेश है, इसके अंदर भी आवेश है, पूरा ये आवेश से क्या है, भरा हुआ है, और एक समान आवेश वितरण है। तो इस तरह के आवेश वितरण को जो भाई हम लोग बोलते हैं, इस तरह के आवेश वितरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतनीय आवेश घनत्व। अगर मान लीजिए कि इसका आयतन आपको दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि इसका आपको आयतन दिया हुआ है कितना भी, ठीक है, और इस पर जो कुल आवेश है, इस पर जो कुल आवेश है ये अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए क्यू, तो जो आप यहाँ पर आयतनीय आवेश वितरण का मतलब तो समझ जाओगे, किसी भी त्रिविमीय वस्तु पर अगर आवेश का वितरण एक समान है तो इसी वितरण को क्या कहेंगे, आयतनीय आवेश। नाम में ही इसका परिभाषा है, नाम में ही। ठीक ना, तो क्या लिखोगे भाई कि किसी किसी त्रिविमीय, ठीक ना, किसी त्रिविमीय, त्रिविमीय बोले तो थ्री डायमेंशनल, ठीक ना, किसी त्रिविमीय वस्तु, किसी त्रिविमीय ठोस वस्तु लिखना, किसी त्रिविमीय ठोस वस्तु पर, ठोस वस्तु पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है। आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप देखिए कि इसके लिए एक टर्म आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक ना, क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को बेटा सिंबल से जो यूज किया जाता है वो सिंबल है क्या, रो। पी को थोड़ा स्टाइल मार के लिख लेते हैं, इसी को पढ़ते हैं RHO, और हिंदी में ऐसे जनरली इसको क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक ना, एच साइलेंट है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है ये क्या होता है, तो प्रति इकाई आयतन में, ठीक ना, प्रति इकाई आयतन में आवेश का परिमाण, प्रति इकाई आयतन में आवेश का जो परिमाण होगा, उस आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब देखो कि इस आयतनीय आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, कहलाता है। अब ध्यान देना कि भाई साहब V वॉल्यूम में कितना चार्ज है, V वॉल्यूम में चार्ज है कितना, क्यू,
तो इकाई आयतन में एक में कितना होगा, क्यू बाय भी। तो इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, रो। और रो इक्वल टू क्या लिखोगे, कुल आवेश का परिमाण, ठीक ना, क्या लिखिएगा, कुल आवेश का परिमाण, क्योंकि जो क्यू है वो क्या है, कुल आवेश का परिमाण है। अब बट्टा आवेशित ठोस का आयतन, बट्टा में क्या लिखिएगा, आवेशित ठोस का आयतन के कितना इसका कुल आयतन है, इसी को जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, आवेशित घनत्व होगा। कैसा, तो आयतनीय आवेशित घनत्व। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर भाई साहब रो बराबर लिखना है तो रो बराबर टोटल चार्ज कितना और टोटल वॉल्यूम कितना, इसको याद रखना है। ठीक है। अब तुम देखो कि जो Q है वो वेक्टर की स्केलर और जो V है वो वेक्टर की स्केलर, दोनों स्केलर, इसका मतलब रो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब रो कैसा राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब ध्यान देखिए कि जब अदिश राशि है भाई साहब, अदिश राशि है तो ध्यान दीजिएगा कि इसका मात्रक क्या होगा, रो का SI मात्रक। तो ध्यान से देखिए कि ऊपर चार्ज है कूलम और नीचे वॉल्यूम है कितना, तो SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा, अगर इसका डायमेंशन लिखना हो, है ना, रो का बीमा, तो रो के बीमा का अगर बात करें तो रो का वही बीमा होगा जो Q बट्टा V का बीमा होगा। अब देखो Q का बीमा कितना होता है 80 और वॉल्यूम कितना होता है भाई, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, लेंथ का पावर कितना 3, तो 80 बाई कितना लिखोगे L3। इसका मतलब रो का जो मान होगा वो L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T, और कहानी खत्म। ये हो जाएगा क्या, रो का डायमेंशन। बात समझ में आ रही है, इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ प्रत्येक के भांति एक यहाँ भी ऐड कर लीजिए, क्या कि एक समान आवेश वितरण के लिए, एक समान आवेश वितरण के लिए क्या होगा, एक समान आवेश वितरण के लिए रो का मान, एक समान आवेश वितरण के लिए रो का मान क्या होगा, नियत होगा, रो का मान नियत होगा। अब देखो एक बार में कंक्लूजन पे आओ, क्या है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है भाई, देखो सबसे पहले क्या पढ़े, अगर अगर ध्यान दीजिएगा कोई रॉड है, इस रॉड का लेंथ है L और इस पर चार्ज है कितना Q, तो इसको क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखते थे क्या, लैम्डा बराबर Q बट्टा L। यहाँ से ध्यान से देखना कि Q बराबर लैम्डा L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही चीज पढ़े थे। अगर आवेश किसी सतह पर वितरित है और इस सतह का एरिया दिया हुआ है कितना A, और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज दिया हुआ है कितना +Q, ठीक ना, इस पे जो चार्ज दिया हुआ है कितना Q, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पढ़े थे, सिग्मा इक्वल टू कितना लिखे थे। अच्छा, यहाँ से ये बताओ कि Q बराबर सिग्मा A लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तीसरा चीज क्या पढ़े थे कि अगर किसी 3 डायमेंशनल बॉडी पर, 3 डायमेंशनल बॉडी में क्यूब ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्फीयर बनाएंगे तो सर्कल भी समझ सकते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल बॉडी पर अगर चार्ज है, इस पर चार्ज है कितना चारों तरफ भरा हुआ, इस पर ही चार्ज है कितना Q, और अगर इसका वॉल्यूम है मान लीजिए कितना V, तो रो इक्वल टू जो लिखते थे, रो इक्वल टू कितना Q बाय V, और यहाँ से ये बताओ Q बराबर रो भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना चीज अगर समझ में आ रहा है तो गॉस के नियम का जो पहला उपयोग है उस पहला उपयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास 15 मिनट का समय है, इसमें आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम सीख भी जाइएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र निकालने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब गॉस के नियम, ठीक ना। तो इसके प्रमेय के द्वारा जो है तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि गॉस के प्रमेय के द्वारा, गॉस के प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखना यहाँ से चीज कितना आसान हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का आकलन करना है,
अब देखो यहाँ पर तुमको जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है गसियन सतह का, जो पिछले दिन आपको बताए थे। ठीक है, गसियन सतह के बारे में। तो गसियन सतह के बारे में भाई साहब हम लोग 3-4 बातों को जिक्र किए थे, इसको जरा सा एक बार फिर से बात कर लिया जाए, है ना। ये गसियन सतह जो है, ये गसियन सतह जो है, ये गसियन सतह के बारे में हम लोग पहला बात किए थे क्या, कि काल्पनिक सतह है। कैसा सतह है? काल्पनिक सतह है। काल्पनिक सतह के बारे में क्या बोले थे? दूसरी बात क्या, कि बंद सतह है। कैसा सतह है? बंद सतह है। तीसरी बात ये किए थे क्या, कि आवेश के अनुरूप कैसा रहेगा? आवेश के अनुरूप क्या रहेगा? सममित रहेगा। आवेश के अनुरूप क्या रहेगा? सममित रहेगा। और दूसरा बात, और चौथा बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को बात करना है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चौथे बात का हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस बिंदु से निश्चित रूप से गुजरना चाहिए, निश्चित रूप से गुजरना चाहिए, गुजरना चाहिए, जहां ई का मान ज्ञात करना है, जहां ई का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दो कि इसमें हमेशा ये 4 बात याद रखना है। क्या 4 बात? तो ये 3 बात तो कल कर चुके थे, क्या कि यह एक कैसा सतह है? काल्पनिक सतह है। दूसरा बात, चारों तरफ से कैसा होना चाहिए? तीसरा बात की चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए? और पांचवी बात जो आज मैं बताया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस बिंदु पर आपको कहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गसियन सतह हम ऐसा बनाएंगे कि उस बिंदु से वह निश्चित रूप से क्या करे? गुजरे। ठीक है, उस बिंदु से क्या हो? वो निश्चित रूप से गुजरे। अब देखो कि कहेगा क्या तुमको, कहेगा क्या तुमको? क्वेश्चन में कहेगा कि गॉस के प्रमेय के द्वारा, ठीक ना, पहला एप्लीकेशन, कि गॉस प्रमेय के द्वारा, गॉस प्रमेय के द्वारा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखिए कि ये तीव्रता कैसे ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। अपने पास क्वेश्चन में ये बात क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये बात क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है तुम्हारे पास, मान लो ये कितना? प्लस क्यू। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है कितना? ये प्लस क्यू। और इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर कह रहा है कि एक बिंदु है पी। तो बताओ कि इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फॉर्मूला पर है कितना? ए इक्वल टू के क्यू बाय, यही फॉर्मूला आना चाहिए गॉस के प्रमेय के द्वारा भी, है ना। गॉस के प्रमेय के द्वारा भी यही फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो कि सबसे पहला काम है क्या करना? गॉसियन सतह पर काम करना। तो ये एक बिंदु आवेश है, इसके सिमेट्रिक अगर आप चार्ज सतह बनाइएगा तो चार्ज के सतह कैसा बनेगा? गोलीय सतह बनेगा कि नहीं बनेगा? बिंदु के सिमेट्रिक गोलीय सतह बनेगा। इस गसियन सतह के बारे में हम लोग बात क्या किए हैं कि ये गसियन सतह जो होना चाहिए वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए और उस बिंदु से निश्चित रूप से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो भाई पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पी से गुजरते हुए अगर सममित एक गोला बनाओगे तो ये गोला कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? गोला कुछ ऐसा, कुछ गंदा ही बन गया, है ना। काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। चलो, ऐसा गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये देखो, ये गसियन सतह चारों तरफ से क्या है? बंद है। दूसरी बात क्या है भाई? चारों तरफ से बंद है। दूसरी बात क्या है कि चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, वो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से गुजर भी रही है। अब देखो कि अब ये कर्व सरफेस है कि प्लेन सरफेस है? कर्व सरफेस है, ये वक्र सतह है।
तो भाई साहब जब ये वक्र सतह है तो बताइए कि इस पर एरियाज का सीधा काम लेने से चलेगा कि एलिमेंट में लेना पड़ेगा? एलिमेंट में लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो इस पर क्या किए कि एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे, एक छोटा सा क्या लेंगे, एलिमेंटल एरिया लेंगे। एक छोटा सा क्या किए, इस पर एलिमेंटल एरिया लिए। अब ये बताओ कि ये जो एलिमेंटल एरिया डीएस है इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर किधर होगा? एरिया का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है भाई? परपेंडिकुलर। ये जो डायरेक्शन होगा डीएस ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। ये जो डीएस होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अगर आप बात करिए, मान लीजिए कि इस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? ई। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भाई साहब जो ई का वैल्यू होगा ये भी किधर होगा? बाहर के तरफ, है ना? तो क्या माने, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक ना? तो ध्यान से देखिएगा, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्र ds तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो आप ये बात तो हमेशा ही जानते हैं कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। इतना बात जानते हो कि नहीं जानते हो? इतना बात जानते हो। अब देखो भाई कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर अगली पॉइंट ये आ रही है कि वेक्टर ई तथा वेक्टर डीएस क्या है? एक ही दिशा में है। कहीं पर भी अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। तो एक ही दिशा में होगा मतलब क्या हुआ भाई? थीटा बराबर कितना डिग्री? मान लो कि ये एलिमेंट मैं यहां पर काटूं तो डीएस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? थीटा बराबर अभी भी कितना? 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। अब देखो कि अब गॉस साहब क्या कहे, तो गॉस साहब क्या कहे कि जो टोटल फ्लक्स होता है गॉस के प्रमेय से गॉस साहब कह के गए क्या कि जो फाई बराबर होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होता है, और ये जो होता है वो क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कैपिटल क्यू लिखे हैं तो कैपिटल क्यू बट्टा कितना होगा? ये बंद सतह से गुजरने वाली फ्लक्स जो होगी वो कितनी होगी? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट के बराबर में होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? अब देखिए कि चूंकि इस बिंदु आवेश से गॉसियन सतह के किसी भी बिंदु पर दूरी क्या है? एक समान है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना? इस पॉजिटिव चार्ज से गॉसियन सतह की दूरी हमेशा क्या है? एक समान है, ठीक ना? तो क्या लिखेंगे कि आवेश प्लस क्यू से गॉसियन सतह की दूरी हमेशा समान रहेगी। हमेशा कैसा रहेगी? समान रहेगी। तो समान रहेगी भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि समान रहने के कारण ई का जो मान होगा वो क्या होगा? ई का मान जो होगा वो ई का मान कैसा होगा? नियत होगा। ई का मान कैसा होगा? नियत होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा ध्यान से देखिए कि पढ़े हैं क्या? इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इसका मतलब कितना हुआ? ई ds कॉस थीटा बराबर कितना? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। पढ़े कि नहीं? ई डॉट ds का मतलब ई ds कॉस थीटा का मतलब एप्सिलॉन नॉट। ई को कह रहा है कांस्टेंट ही है भाई साहब ds, और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये बराबर किसके हो जाएगा? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो ई इंटीग्रेशन ds, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना? बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि इस गॉसियन सतह को जो हम छोटा छोटा टुकड़ा ds में तोड़ रहे हैं, अगर इस पूरे गॉसियन सतह के इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देंगे तो फिर से पूरा का पूरा गॉसियन सतह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा।
तो बन जाएगा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आएगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर क्या होगा, गसियन सतह का, गसियन सतह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो गोलाकार है, गोलाकार है, और इसका त्रिज्या कितना है, आर है, तो ये कितना होगा, 4πr² होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहां पर डालिए E इंटू इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर 4πr² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4πr² लिखेंगे कि नहीं, इक्वल टू कितना, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। E को छोड़ के बाकी को इधर भेज दो, तो E को छोड़ करके जब बाकी को इधर भेजोगे भाई, E को छोड़ करके जब बाकी को इधर भेजोगे, तो E गुने 4πr² बराबर आया है कितना तुम्हारा, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। देखो भेजो, तो E बराबर जो बचेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से इधर है ही, 4πr² इधर गुना में है तो कितना में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा कि नहीं। अब देखो इसी को थोड़ा सा सजा के लिख लो, 1/4πε0 को एक साथ लिख लीजिए, Q को एक साथ लिख लीजिए, R² को एक साथ लिख लीजिए। देखिए वही वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, कहाँ से आया, गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है, गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट है केवल तुमको गतियन सतह चुनना। गतियन सतह के बारे में 4 बिंदु याद रखना है। काल्पनिक सतह है, हम अपने मन में केवल सोचेंगे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस मन में सोचेंगे। दूसरा बात ये सोचना है कि मन में एक बंद सतह है। तीसरा बात ये सोचना है कि सिमेट्रिक रहे चार्ज के बॉट। और चौथा बात ये सोचना है कि हमको जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु से ये गसियन सतह क्या हो, निश्चित रूप से गुजरे, ठीक ना। अब देखो तुमको कहे हैं कि सर हमेशा सिमेट्रिक ही क्यों आप मानते हैं। अगर बेटा सिमेट्रिक नहीं मानते, मान लो इसको पिचका देते इधर, तो यहाँ पर दूरी अलग होती, यहाँ पर दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह अलग अलग होती, अलग अलग होती, तो जो यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग बाहर करने हैं ये कर, तो गॉस लॉ अप्लाई तो वहां भी होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। तो सिमेट्रिक इसीलिए मानना है कि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। जब मानना ही है तो सिमेट्रिक क्यों नहीं मानेंगे। मन में तो हम भी सोच लेते हैं कि आलिया भट्ट मेरी होती, तो मानना है तो सबसे बेस्ट सोचेंगे, सीधा बात है, रियलिटी में जो भी हो। छोड़ना वो बात। अरे एक बात कहें, हमको हीरो हीरोइन में सबसे अच्छी कौन लगती है जानते हो, हमको सबसे अच्छी एक्ट्रेस लगती है माधुरी दीक्षित, ठीक ना, सबसे अच्छी लगती है माधुरी दीक्षित। तो ये सोचने की बात नहीं है, ठीक ना। मतलब एक बात करें, जब मानना ही है तो हम अनसिमेट्रिक क्यों मानेंगे, सिमेट्रिक सरफेस मानेंगे, क्यों, कि हमारे लिए काम का चीज है। तो क्या किया बेटा, सिमेट्रिक सरफेस मान लिए, और सिमेट्रिक सरफेस माने, यहाँ पर गॉस लॉ लगाए, गॉस लॉ लगाए, अपना काम एक झटके में हो गया। समझ में आया गॉस लॉ का उपयोग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि इस गसियन सतह को मानना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि ये जो सतह है ये कैसा सतह है, ये सतह है आपका गसियन सतह, और इसी गसियन सतह को मानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कैसे गॉस लॉ लगाया गया, इसमें गॉस लॉ लगाए और तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के सामने आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। यही चीज हम लोग कूलॉम्स लॉ से भी निकाले थे। अब देखो कि जितना जगह तुम वहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो माथा दर्द कर करके, इनफाइनाइट रॉड वाला सबसे ज्यादा दर्द करने वाला था ना। अब गॉस लॉ आ गया तो बेटा वही चीज एक झटके में निकलेगा अगले दिन से, ठीक है। बाय द वे आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं। अगले दिन आप लोग इतना पढ़ के निश्चित रूप से आइएगा, फ्लक्स से लेकर के, सुनिए बता रहे हैं, अगले दिन जब भी क्लास चलेगा तो फ्लक्स से लेकर के इतना तक निश्चित रूप से रिवीजन करके आइएगा। तो अगले दिन फ्लक्स का अगला एप्लीकेशन और आसान लगेगा आपको, समझे। इतना चीज पढ़ के आइएगा। कल आपका टेस्ट है, मैं बता दूं, सुनिए टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में जो है, टेस्ट में 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। टेस्ट में 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का वेट रहेगा कितने का, 5 मार्क्स का, जिसमें से आपको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व एनी 4, किसी 4 को आपको बनाना है। 1 घंटे का टाइम रहेगा, जितना पढ़ाए हैं वो पूरा सिलेबस रहेगा गॉस लॉ तक का। हाँ, आज वाला नहीं, आज से पहले वाला तक। गॉस लॉ छोड़ दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पूछें, फ्लक्स तक पूछे ना, फ्लक्स छोड़ दें, चैप्टर ही छोड़िए सर, है ना, चैप्टर ही छोड़ दें।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक का टेस्ट रहेगा आपसे, ठीक है। चलिए, गॉस लॉ नहीं आएगा, गॉस लॉ इस टेस्ट में नहीं, गॉस लॉ अगले टेस्ट में।